हेलो फ्रेंड्स, हम लोग वेव का ये फर्दर वीडियो है और हम लोग पढ़ रहे थे सुपरपोजिशन ऑफ वेव मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, उसी को आगे हम लोग करते हैं। सो विल मूव फर्दर। सो देयर इज़ अ पर्टिकुलर केस कि इस सिचुएशन में आपको दिया गया हुआ ये सीन, ठीक है, जहाँ पे ये दो सोर्स है और इन दो सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है और इस सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस जो है वो d है। इस स्क्रीन पे यहाँ पे ये दोनों पार्टिकल मिले हैं, मतलब ये दोनों रेज मिले हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, या बोला जाए कि इस पॉइंट P पे व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। इज दिस ओके? दिस इज द सेंट्रल लाइन। हमसे इस तरह का सवाल पूछा गया कि बताए P पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि पाथ डिफरेंस निकलेगा जब ही आपका ओके सो वहाँ पे पाथ डिफरेंस निकलेगा तभी फेज डिफरेंस निकल सकता है और तभी आप पता कर पाएंगे कि कहाँ पे मैक्सिमा बना और ये कहाँ पे मिनिमा बना। ओके, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या है, ये है आपका क्या, आपका x1 और ये क्या होता था x2। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस नथिंग बट पाथ डिफरेंस क्या है, डेल्टा x अगर देखा जाए तो वो है x2 माइनस x1। ठीक है, अब x2 और x1 क्या है भाई, तो देखो अगर आप ध्यान से देखो इसको मिलाओ, ये तो d है, ठीक है, और ये कितना है, तो ये हो गया आपका कितना d/2, ये d/2। तो पाइथागोरस थ्योरम से देखा जाए तो ये तो परपेंडिकुलर है ना, तो ये x2 कितना होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, x2 स्क्वायर। तो x2 को क्या लिख सकते हैं, सो डेल्टा x इज इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर, दैट इज रूट अंडर d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। उसी तरह x1 क्या निकलेगा, अगर x1 की बात करें तो ये देखिए इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, ये और ये, ठीक है, और दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, तो दिस डिस्टेंस इज अगेन d/2। तो ये कितना हो जाएगा, तो d स्क्वायर प्लस दिस y माइनस d/2, तो ये डिस्टेंस निकल गया, उसका स्क्वायर का रूट अंडर x1 निकलेगा। सो x1 वुड बी इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर d स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। सो इस तरीके से दोस्तों हम लोग डेल्टा x निकाल सकते हैं और डेल्टा x निकल गया तो हम लोग डेल्टा फाई भी आराम से निकाल लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। 2π/λ इंटू डेल्टा x, ठीक है, जो भी आएगा निकल जाएगा। अब अगर मान लो कि पूछ दिया गया कि y कहाँ पे मैक्सिमा बनेगा, कहाँ पे मिनिमा बनेगा, तो मैक्सिमा बनने का डेल्टा फाई आपको पता है, डेल्टा फाई की जगह क्या रखोगे, 0, 2π, 4π और यू कैन से यस, ठीक है ना। तो वहां पे, और ये हम लिखवा चुके हैं, ये मैक्सिमा का कंडीशन वी हैड ऑलरेडी स्टडीड, 0, 2π, 4π, 6π, 8π, ये सब पे क्या बनता है, मैक्सिमा बनता है। तो देन यू विल पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, कहाँ पे मैक्सिमा बनेगा, कहाँ पे मिनिमा बनेगा। ठीक है, तो ये एक केस है। ठीक है, इस तरह के आपको चीजें पूछी जा सकती है एग्जाम में। ओके, नाउ बट एक्चुअली इसमें सीन ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता जनरली, ठीक है ना। ठीक है, ये आ गया तो हम ऐसा कर देंगे और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इसमें सीन कुछ अलग होता है। सीन क्या होता है मैं बताता हूं, इसमें अप्रोक्सीमेशन ली जाती है। तो वो देखिए, वो अप्रोक्सीमेशन के बारे में बात हम करेंगे कि वो अप्रोक्सीमेशन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सो मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 और उसमें अप्रोक्सीमेशन क्या है, और ये जो केस हम करा रहे हैं वो आपको याद रखना है टिल वेव ऑप्टिक्स और आगे आपके एग्जाम्स तक के लिए। तो दिस इज S1, दिस इज S2, मान लीजिए ये है D, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ये मिला और यहाँ पे ये स्क्रीन है, दिस इज स्क्रीन। स्क्रीन को हम लोग इससे बेसिकली डिनोट करते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है, तो ऐसा, और ये है आपका D सेम। तो इसमें सर अप्रोक्सीमेशन क्या है, तो बेटा अप्रोक्सीमेशन है कुछ ऐसा, मैं बताता हूं आपको। अप्रोक्सीमेशन है कुछ ऐसा कि D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D, यानी कि ये लेंथ जो है इससे बहुत बड़ा है, D, कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D। तो ये यानी कि बहुत बड़ा हो गया, यानी कि इसके कंपैरिजन में, इस D के कंपैरिजन में ये D इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो अगर ये बहुत बड़ा हो गया तो क्या हम पैरेलैक्स मेथड यूज कर सकते हैं?
यस, वी कैन यूज पैरेलैक्स मेथड। आपको पैरेलैक्स मेथड आता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। और बोले भी थे कि बेटा इसको याद रखना, बाद में बहुत काम आता है, ठीक है। सो इसमें हम लोग पैरेलैक्स मेथड लगाएंगे। तो पैरेलैक्स मेथड के हिसाब से ये x1 और ये x2, ठीक, बेसिकली दिस इज अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और ये है आपका सेंट्रल पॉइंट। तो मान लीजिए कि डेल्टा x निकालना है, तो डेल्टा x कितना होगा, दैट इज x2 माइनस x1। अब ये x2 माइनस x1 कितना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे और सपोज करिए कि ये सेंट्रल लाइन जो है वो भी यहाँ पे ऐसे कुछ मिल रहा है और यहाँ एंगल बना रहा है थीटा। मान लीजिए यहाँ एंगल बना रहा है थीटा। तो पैरेलैक्स मेथड के हिसाब से इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हेयर, ठीक है, मान लो कि दिस इज द परपेंडिकुलर हेयर, देन यू कैन सी अकॉर्डिंग टू पैरेलैक्स मेथड, मेरी बात ध्यान से सुने, अकॉर्डिंग टू पैरेलैक्स मेथड दिस इज इक्वल टू दिस। अगर ये इसके बराबर है तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, इतने का, दिस वन, ठीक है। और ये कितना है, तो दोस्तों अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा ही होगा। कैसे होगा थीटा, देखो मैं बताता हूं, ये थीटा है। सो सपोज करिए कि दिस इज थीटा, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, इफ दिस इज थीटा मतलब ये थीटा है, ये वाला दिस, अगर ये थीटा है तो ये तो पूरा 90 था ना, तो ये 90 माइनस थीटा है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, तो दिस मस्ट बी थीटा। इस अप्रोक्सीमेशन से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सीधी सी बात है, मैं बताऊं आपको। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर ध्यान से देखो कि अगर ऐसा, ठीक है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक, तो ये अगर थीटा है, मैं बड़ा बनाऊं थोड़ा, ये ऐसा कुछ, ठीक, तो ऐसा सपोज करिए कि ये थीटा है और ये ऐसे आ गया, ठीक, मान लो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, ये अगर थीटा है तो ये कितना हुआ, तो दिस मस्ट बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस थीटा है, तो दिस मस्ट बी थीटा। तो आपको याद रखना ये चीज कि ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 इज बेसिकली व्हाट, दिस वन। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, सी इन ट्रायंगल S2, S1 और N, इफ दिस इज थीटा एंड दिस इज D, देन दिस मस्ट बी व्हाट, D sin थीटा, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम पैरेलैक्स मेथड S1P is approximately equal to NP, यानी कि this S1P is approximately equal to NP. So x2 minus x1 is nothing but d sin theta. This is an approximation. एंड सपोज करिए कि ये डिस्टेंस y है, इसका भी जरूरत पड़ेगा, मैं बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लें, ठीक है। ओके, अब वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए इधर आते हैं। सो आपको डेल्टा एक्स निकल गया, तो क्या आप डेल्टा फाई भी निकाल सकते हो, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना है, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन थीटा। आपको ये डी साइन थीटा याद रखना है, तब आपसे सवाल आराम से बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये दिस इज द केस, ओके। अब मान लीजिए मैं बताऊं आपको कि अगर हम आपसे पूछें, सपोज मेरा एक क्वेश्चन है कि फाइंड y वेयर फर्स्ट मैक्सिमा occurs after सेंट्रल मैक्सिमा। अब इस बातों को समझेंगे। इस बातों में समझना क्या है
कि दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट O है, यहाँ पे तो वो सेंट्रल मैक्सिमा ही बनाएगा। अगर यहाँ पे इसको मिलाएं, यानी कि इफ इट आई जस्ट मीट दिस एट दिस पॉइंट, द बोथ रे मीट्स एट दिस पॉइंट, तो ये और ये तो ऑटोमेटिकली बराबर है क्योंकि वो सेंट्रल पॉइंट है, तो वहाँ तो मैक्सिमा बनेगा ही। मुझे क्या चाहिए कि फाइंड वाई वेयर फर्स्ट मैक्सिमा अकर्स आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि इसके बाद जो पहला मैक्सिमा आया है वो हमको निकालना है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस यहाँ पे जो मैक्सिमा बनता है उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं और कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर पहले मैक्सिमा की बात करें तो देखो पहला मैक्सिमा कहीं ना कहीं यहीं पे आसपास नीचे में बनेगा, मतलब थीटा जो होगा ना बहुत छोटा होगा। ये मैंने दिखाया इतना बड़ा है बट एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं यहीं बनेगा जिसमें कि थीटा बहुत छोटा होगा। तो इफ थीटा इज स्मॉल फॉर फर्स्ट मैक्सिमा आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमा, after central maxima, theta will be small and sin theta is approximately equal to tan theta is approximately equal to theta। ये तो आप पढ़े हो। ठीक है, और दूसरी बात आपको पता है कि अगर आपको फर्स्ट मैक्सिमा का केस जानना है तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 होगा तो बाद में पहले बार क्या होगा, अगर डेल्टा एक्स सेंट्रल मैक्सिमा पे 0 है तो पहले मैक्सिमा पे क्या होगा, लेमडा। आपको याद होगा मैक्सिमा बनता है 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, ऐसे, या पिछले लेक्चर्स को आप रिकॉल कर सकते हैं। सो यू विल गेट डेल्टा एक्स फॉर फर्स्ट मैक्सिमा आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमा विल बी लेमडा। नाउ इफ यू हैव टू just put the values, okay, so delta x कितना था, तो d sin theta is equal to lambda, okay, तो sin theta is equal to lambda by d। अच्छा, आपको बोला है y निकालने के लिए, y के लिए आपको tan थीटा का जरूरत पड़ेगा। देखिए that is equal to tan theta is equal to y by d। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए तो tan थीटा क्या आपको देखना है, इस ये इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या है, तो tan थीटा बराबर y अपॉन डी। ओके, दैट इज वेरी सिंपल, यू कैन सी, नो सॉरी दिस इज लेमडा अपॉन डी। ओके, सो ये क्या आ गया, y अपॉन डी, दैट इज लेमडा अपॉन डी, एंड दिस y इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज d लेमडा अपॉन डी, d लेमडा अपॉन डी। ये है आपका y जहां पे आपको पहला मैक्सिमा आएगा। इसको लिख लीजिए। मैं एक बात और बताता हूं, you can write it down by pausing the video। ओके, कम। अब जरा यहां ध्यान से देखें, तो ये तो y आ गया जहां पे पहला मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं था। अब जो कहने का मतलब है, मान लीजिए मैं आपको यहां दिखाऊं कि साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी आया है, इज इक्वल टू लेमडा बाई डी आया है। यहां देखें आया ना। तो अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि लेमडा इज वेरी वेरी लेस देन डी, यानी कि दो अप्रोक्सीमेशन हो गए आपके पास, एक डी वेरी वेरी ग्रेटर देन डी और एक लेमडा इज वेरी वेरी लेस देन डी। तो अगर लेमडा बहुत छोटा हो गया डी से, तो ये भी तो सिग्निफाई कर रहा है कि थीटा बहुत स्मॉल है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू अगर बहुत छोटा है तो उसका थीटा भी बहुत छोटा होगा। इज दिस ओके? Okay, so if this condition is given, then in every condition, whether it is first maxima, second maxima, third maxima, fourth maxima, के लिए हम ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं। हमको पता था अभी कि tan थीटा बराबर
लेमडा अपॉन डी। ओके, लेमडा अपॉन डी। अच्छा, लेमडा अपॉन डी तो हमको निकल गया था कि y बराबर डी लेमडा अपॉन डी। ये था सेंट्रल मैक्सिमा के बाद पहला मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा, अब अगर दूसरे मैक्सिमा की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा। ओके, सीधी सी बात है, आपका सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो सेकंड मैक्सिमा आएगा वो लेमडा के बाद 2 लेमडा पे आएगा, ठीक है। सो यू कैन सी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन डी। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, this is equal to tan theta is equal to 2 lambda upon d, and similarly tan theta is equal to y upon d, तो y is equal to 2d lambda upon d, ठीक है। तो यहां से दोस्तों आपको एक बात समझ में आएगा, मैं बताऊं, पहले आप लिख लीजिए इसको। आई थिंक दिस यू हैड रिटन, तो आपका जो मैक्सिमा आएगा y फॉर मैक्सिमा, अब अजम्पशन दो हो गए हमारे पास, दूसरा है दिस वन। ये दोनों एजम्पशन के साथ में आपका जो y आएगा मैक्सिमा के लिए, यानी कि y जो मैक्सिमा के लिए आएगा वो आएगा पहला तो 0 जो सेंट्रल मैक्सिमा है, फिर d लेमडा अपॉन डी, फिर 2d लेमडा अपॉन डी, फिर 3d लेमडा अपॉन डी। इस तरीके से आपका मैक्सिमा आता चलेगा। अब वैल्यूज 3, 4, 5 जो भी रखना है रखते चलिए, आपका y मैक्सिमा के लिए आता चलेगा, ठीक है। लिख लीजिए, ओके। चलिए, नाउ फॉर द सेम केस अगर हमको मिनिमा के लिए निकालना पड़ेगा, फॉर द सेम गिवन केस अगर y निकालना पड़ेगा मिनिमा के लिए, तो कहां आएगा, तो मैं बताऊं आपको, y फॉर मिनिमा। सो निकालते हैं, तो y फॉर मिनिमा के लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा x का क्या वैल्यू होता है, तो आपको पता होगा डेल्टा x के लिए होता है 2n+1 लेमडा बाई 2। आपको याद होगा मिनिमा का कंडीशन, आप पिछला लेक्चर रिकॉल कर सकते हैं, उसमें आपको सारा बात मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो डेल्टा x कितना था, तो d साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2, ठीक है। एंड अगेन यू कैन सी दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 lambda upon 2d. Again this condition prevails, so this is approximately equal to tan theta. So tan theta is equal to 2n+1 lambda upon 2d, and tan theta is equal to what, y upon d, so y is equal to 2n+1 d lambda upon 2d. Okay, so by putting all the values of n is equal to 0, 1, 2, 3, you will get कि y मिनिमम, y जो है आपका मिनिमम के लिए जो होगा वो हो जाएगा, आप n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो दैट इज d लेमडा बाई 2d, फिर आएगा आपका 3d लेमडा अपॉन 2d, फिर आएगा 5d लेमडा अपॉन 2d एंड डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आपका चलेगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका y किसके लिए, मिनिमा के लिए, ठीक है। मैं बताता हूं आपका कैसे क्या बनेगा, मैं बना के भी दिखाता हूं। आप पहले इसको लिख लीजिए, तो अब कहने का मतलब है कि कभी भी, मैं इसको समराइज कर देता हूं, ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी से।
और ये याद रखना, ये वेव ऑप्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए यहाँ पे पढ़ा दिया इसे क्योंकि हम लोग उसी टॉपिक में चल रहे थे तो हम कंप्लीट कर दिए यहाँ पे। दिस ये S1 S2, ठीक है, एंड सपोज दिस इज D। ठीक है, एंड द गिवन कंडीशन इज, दिस इज स्क्रीन, D इज ग्रेटर देन D, पहला अजम्पशन, एंड लेमडा इज वेरी वेरी लेस देन D। ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ और बात समझाऊं, ये बोलो, दिस यू हैव टू चेक इन एनी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जब आप वेव ऑप्टिक्स में चलोगे ना, जब आप वेव ऑप्टिक्स में जाओगे तो वेव ऑप्टिक्स में देखोगे कि लेमडा बहुत छोटा होता है। लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? नैनोमीटर्स में, और डी होगा मिलीमीटर्स में। तो मिलीमीटर्स नैनोमीटर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली गेट द सिचुएशन बाय रीडिंग सिंपली द क्वेश्चन, ठीक है। और आने वाले समय में जब वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे तो ये अजम्पशन वेदर इट इज रिटेन इन द क्वेश्चन, अगर ये दे दिया है कि चलो ठीक है डी बराबर 2 लेमडा, तो डी उतना बड़ा नहीं है जिसके लिए हम सारा अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है सवालों में, सीधा बोल रहा है कि आप y निकालिए कहाँ पे फ्रिंज बनेगा, देन यू डायरेक्टली कंसीडर दिस सिचुएशन। अगर क्वेश्चन को ये केस नहीं देना होगा तो वो इस d की वैल्यू और d इस d की वैल्यू वो प्रोवाइड कर देगा, जिसे कि आप कंपेयर कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से समझें। अगर बुक में उसको अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेना होगा तो इस d की वैल्यू और इस d की वैल्यू वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जनरली ये तो रहता ही रहता है, इसके लिए हमको चिंता करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो ये दोनों अजम्पशन मान के चलेंगे वेव ऑप्टिक्स में, ये ज़्यादातर वेव ऑप्टिक्स में ही आएगा ये सारी बातें, ठीक है। तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये सिचुएशन मान के चलेंगे, वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं हम। और अगर दे दिया हुआ है तो ध्यान लगा के करना है हमको, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि आपने देखा कि साइन थीटा बराबर लेमडा अपॉन डी होता है। सपोज आपको दे दिया क्वेश्चन में डी बराबर 2 लेमडा, ये प्रोवाइड कर दिया, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? दैट इज लेमडा अपॉन डी, डी इज 2 लेमडा, तो लेमडा से लेमडा करके 1/2। नाउ थीटा इज 30 डिग्री, तो 30 डिग्री छोटा एंगल नहीं है, उसके लिए हम tan थीटा बराबर नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू फाइंड द एंगल थीटा एंड देन यू हैव टू मूव tan 30 एंड देन यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट y अपॉन डी, देन y अपॉन डी, एंड देन यू हैव टू y अपॉन डी आपको कैलकुलेट करके तब जाके y आपको निकालना पड़ेगा। d इज d इंटू tan 30 डिग्री एक्चुअली y है जो हमको चाहिए, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशन है जो आपको देखना पड़ेगा। वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे तब समझ में आता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तो आपको बोलेंगे कि ये लेक्चर्स फिर से रिकॉल करिए, ठीक है। तब जाके हम ये यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सारी बातें फिर से नहीं बताने वाले। चलिए, तो ये दोनों कंडीशन है। तो इस दोनों कंडीशन के लिए आपका जो y मैक्सिमम आया है कहाँ पे बनेगा, तो वो है 0 d लेमडा बाई डी, 2 d लेमडा बाई डी एंड डॉट 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 इस तरीके से। एंड y मिनिमम जो बना है, दिस इज द समराइज, y मिनिमम जो बना है वो बना है d लेमडा अपॉन 2d, ठीक है। फिर बनेगा 3d लेमडा अपॉन 2d, फिर बनेगा 5d लेमडा अपॉन 2d एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसा नजर आएगा, तो वो नजर आएगा कुछ ऐसा, मैं बताऊं। ये ऐसा है, ये मैक्सिमा देख रहे हो, दिस मैक्सिमा इज सेंट्रल मैक्सिमा। अब इसको लिख लीजिए, write it down first. तो ये है आपको इस सीन के लिए, इस केस के लिए जब ये अप्रोक्सीमेशन होगा तो ये कहानी ऑटोमेटिक निकल जाएगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए, अब देखिए यहाँ पे
इसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। दिस इज y0 सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा ये होगा आपका y1, दैट इज फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। एंड दैट इज d lambda अपॉन d, ठीक है। ये है आपका y2, ठीक है, y2 दैट इज सेकेंड मैक्सिमा। किसके बाद सेकेंड मैक्सिमा? सेंट्रल के बाद सेकेंड मैक्सिमा, ठीक है। एंड दैट इज 2d lambda अपॉन d, ठीक है। पहली बात तो ये। उसके बाद आते हैं मिनिमा पे। तो ये है आपका मिनिमा, ये दिस आर द मिनिमास, दिस आर द मिनिमास, ठीक है। सो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज y1 डैश, तो दिस इज d lambda अपॉन 2d, इनके बीच में होगा। देखो d lambda by 2 का आधा है, तो d lambda by d का आधा ये होगा, ठीक है। एंड अगेन दिस डिस्टेंस, दिस इज व्हाट y2 डैश, दैट इज हाउ मच? दैट इज 2d lambda अपॉन 2d। दिस वन, दिस इज y3 डैश, that is sorry this is 3d lambda and this is 5d lambda upon 2d। ये है आपका मैक्सिमा मिनिमा का कहानी। इस तरीके से आपके अल्टरनेट फ्रिंजेस बनेंगे। दैट इज, ये तो सेंट्रल है, उसका मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, दिस इज मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे करके अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आपके बनेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। यस, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। सो इस तरीके से आपके फ्रिंजेस बनते चलेंगे। और हम आपको बताए हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ऐसा वेव के साथ ही होता है, ऐसा पार्टिकल के साथ नहीं होता है। तो कोई भी दो सोर्स एनर्जी का जो ट्रांसमिशन हो रहा है और अगर वो इस तरीके का फ्रिंजेस इस स्क्रीन पे बना रहा है, मतलब वो एनर्जी जिस माध्यम से आ रहा है वो वेव है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पहचान है वेव का। न्यूटन्स के थ्योरी को यही स्क्रीन जो है, यही जो पिक्चर है वो गलत साबित किया था, वरना लाइट को हम गलत ही पढ़ रहे थे पहले से। दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलस थ्योरी। आपको भी सर्च कर सकते हो, मैं पढ़ाऊंगा अभी, आप सर्च भी कर सकते हो। इसी के बाद ये आया था आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद ये सारी कहानी आई थी। खैर मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा, आप कंफ्यूज बिल्कुल ही मत हो। ये सारे केसेस हम पढ़ा रहे थे तो सोचे हम ये सब बना ही दें ताकि हम लोग आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। आप आगे देखोगे तो यहाँ पे एक टर्म आएगा फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होता है? फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होता है? तो सपोज करिए अगर हम ये करें कि ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ब्राइट फ्रिंज विड्थ, तो इसको डिफाइन करते हैं। ब्राइट फ्रिंज विड्थ क्या है ये? तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा, सक्सेसिव मिनिमा। तो दो मिनिमा के बीच में, यानी कि मान लो ये और ये, इसके बीच में जो ये विड्थ है, दिस इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो यहां से आप अगर देखो तो यहां पे आ जाएगा, उसको बीटा से डिनोट करते हैं इस ब्राइट फ्रिंज विड्थ को। तो बीटा इज इक्वल टू नथिंग बट दिस इज y2 डैश माइनस y1 डैश। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। इसमें से इसको घटा लेंगे तब ना दो सक्सेसिव मिनिमा है, ये मिनिमा और इसके ये मिनिमा, इसके बाद वाला, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये। तो दिस इज हाउ मच? y2 डैश minus y dash, that will give you this width, and this width is called bright fringe width, and this beta is equal to that is 3d lambda upon 2d minus d lambda upon 2d, and this will be equal to d lambda upon d। आप कर लीजिए इसको, ये d lambda by d आएगा। ये है आपका ब्राइट फ्रिंज विड्थ। सो ये जो लेंथ है ये, दिस इज कॉल्ड बीटा। बीटा ब्राइट फ्रिंज के लिए, हालांकि ये डार्क फ्रिंज के लिए भी उतना ही आता है, मैं बताता हूँ कैसे। पहले इसको लिख लीजिए। अगर ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको बीटा प्लस कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें। हालांकि दोनों में बराबर ही होता है, तो जनरली इसको हम
बीटा से ही डिनोट करते हैं। ब्राइट, ओके, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब हम लोग आते हैं डार्क फ्रिंज विड्थ पे। डार्क फ्रिंज विड्थ पे तो वो है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा। हम ऐसा मिटा के कर सकते हैं, आपको फिर से लिखना पड़ेगा। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज y2, दैट इज y2 माइनस y1। दिस इज, या फिर आप इसमें से इसको भी घटा सकते हैं, या फिर आप इसमें से इसको घटा सकते हैं। दिस इज y2 यहाँ से यहाँ तक, और दिस इज y1। इसमें से अगर इसको घटा दे तो ये बचेगा आपका, यानी कि व्हाट आई एम आस्किंग अबाउट दिस इज दिस वन, और ये मान लीजिए बीटा माइनस है, ठीक है। सो उसको डिनोट करेंगे बीटा माइनस से, बीटा माइनस, ठीक है। तो y2 माइनस y1, तो बीटा माइनस कितना हो गया, तो y2 इज नथिंग बट 2d लेमडा अपॉन डी एंड माइनस डी लेमडा अपॉन डी। ये आप देख सकते हैं कि बीटा माइनस जो है डी लेमडा अपॉन डी है। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन में कभी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज करके नहीं पूछता है, आपसे सीधा फ्रिंज विड्थ पूछेगा, इसलिए क्योंकि दोनों बराबर है। आपने देखा कि वो भी उतना ही है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि बीटा प्लस इज इक्वल टू बीटा माइनस। लेकिन ये कौन सा केस है, ये केस है अजम्पशन वाले, यानी कौन सा अजम्पशन कि d ग्रेटर देन d और लेमडा इज वेरी वेरी लेस देन d। ये दोनों कंडीशन के लिए ये सारा सिनेरियो है, यानी कि ये अवेलेबल है। और कुछ नहीं दिया रहे तब तो आपको यही मान के चलना है, यही सही है, ठीक है, लिख लीजिए। खैर ये छोटा सा चीज़, ये 30% है वेव ऑप्टिक्स का। इसमें बहुत सारी और बातें आएंगी, बहुत सारी और बातें आएंगी। वाइट लाइट से क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ाने से क्या होता है, ये सारी बातें हम वहाँ करेंगे। बट ये बेसिक्स है जो आपको यहाँ हमने बता दिया, क्योंकि हम वेव पढ़ रहे थे, वेव के एस्पेक्ट से ही मिलता जुलता ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको। चलिए एक केस और आता है, वो भी देख लेते हैं। तो आई थिंक इट इज नाउ क्लियर टू यू, ओके। आपको पता भी है कि मैक्सिमा का इंटेंसिटी कितना होता है, 4i, मैंने आपको पढ़ाया था। अगर मान लो ये इसका इंटेंसिटी i है और इसका भी इंटेंसिटी i है, तो ये 4i होगा, तो ये भी 4i होगा, और ये भी 4i होगा, ठीक है। और इसका इंटेंसिटी क्या होगा, 0 0 0, अगर दोनों बराबर है 0, ओके। तो ये 2i मिल के 4i कैसे हो गया, तो यहाँ का जो 2i था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, अपने बगल वाले को दे दिया। तो यहाँ 2i पहले से था और 2i अपना दे दिया, तो इसका इंटेंसिटी कितना हो गया, 4i। मैं यही बता रहा था आपको उस समय कि अगर ये सुपरपोजिशन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इट इज़ नथिंग बट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है ना। तो i और i मिलके 4i हो सकता है। तो देखिए दिस इज एन बेस्ट एग्जांपल, इज दिस ओके। लिख लीजिए। चलिए एक और सेटअप की बात करते हैं। इसी तरह एक और सेटअप है, उसका ही बात कर लेते हैं। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। वो सेटअप कुछ ऐसा है। ये ऐसा, दिस इज S1 एंड दिस इज S2, और ये मान लीजिए है आपका D। एंड अगेन इट इज गिवन ऑलरेडी कि D इज ग्रेटर देन D, ठीक है, एंड लेमडा इज लेस देन D। हम इसी केस के लिए बात करते हैं। नॉर्मल केस के लिए आपको पता है कि x1 x2 निकालना है जुगाड़ लगा के। सपोज दिस इज द सेंट्रल पॉइंट और D क्या है, तो ये डिस्टेंस, दिस इज D, ठीक है। अब ये यहां मिला, ठीक है। तो सपोज यस दैट इज O, और सपोज ये O डैश है, ये इसका बीच का पॉइंट, ठीक
ठीक है, और यहाँ से जो एंगल बना रहा है ये, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ओके, सो सपोज दिस इज x2, दिस इज सपोज इट इज x1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज पॉइंट P एंड अगेन दिस इज y। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेल्टा x कैसे निकालेंगे? दिस वन, यहाँ से परपेंडिकुलर, अगेन पैरेलैक्स मेथड इज एप्लीकेबल। सो नाउ व्हाट इज दिस डिस्टेंस? तो इफ इट इज d एंड इफ इट इज थीटा, अगर ये थीटा है तो पैरेलैक्स मेथड से ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है, सारे लाइन पैरेलल हो जाते हैं, क्योंकि d वेरी वेरी ग्रेटर देन d है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो दिस एंगल इज व्हाट, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दैट इज d cos थीटा, दिस इज d cos थीटा। तो डेल्टा एक्स नथिंग बट हेयर इट इज d cos थीटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कैसे होता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है, सारे लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, तो पैरेलल हो जाते हैं, इसको काट दिए परपेंडिकुलर डाल के, तो ये सारे लाइन बराबर है, तो जो बच गया वो ये, तो यानी कि इसमें और इसमें इतने का ही डिफरेंस है। तो डेल्टा एक्स इज हाउ मच, दैट इज d cos थीटा। ठीक है, अब अपने हिसाब से आप निकाल लीजिए कि मैक्सिमा कब बनेगा। तो d cos थीटा जब क्या होगा, d cos थीटा जब होगा आपका, डेल्टा एक्स क्या होगा मैक्सिमा के लिए, लेमडा, लेमडा 0 और दिस काइंड ऑफ थिंग। सो d cos थीटा इज इक्वल टू लेमडा, ये आपका होगा मैक्सिमा। तो मैक्सिमा कंडीशंस आप डालिए, बेसिकली मैं मैक्सिमा कंडीशन जनरलाइज कंडीशन में लिख देता हूँ 2n लेमडा, आपको नहीं सॉरी, दिस इज n लेमडा, यस दिस इज n लेमडा बेसिकली। ठीक है, होता है ना 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, दिस आर द कंडीशन, रिकॉल प्रीवियस लेक्चर, देयर इट इज रिटन। ओके, सो दिस कंडीशन इज दिस, so cos theta is equal to n lambda upon d, this is the condition of maxima, condition of maxima। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर y निकालना होगा तो यहां पे हम cos थीटा से क्या निकाल सकते हैं, cos थीटा से sin थीटा निकाल सकते हैं कि sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली, इसमें आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा चीज़। तो sin थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज दिस इज h, तो रूट अंडर ये h और ये b है, तो d स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन d, दिस इज sin थीटा एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। क्यों, जब ये दिया, जब ये कंडीशन दिया रहेगा, है ना। सो दिस इज tan थीटा, ये डायरेक्ट आप tan थीटा भी निकाल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लगभग उतना ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज रूट अंडर d स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन d एंड tan थीटा इज y अपॉन d। tan थीटा इज हाउ मच, यू कैन सी tan थीटा, सी दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर हियर, सो tan थीटा इज y अपॉन d। सो हियर y इज इक्वल टू, y मैक्सिमा के लिए निकाल रहे हैं, तो y मैक्सिमा क्या आ जाएगा, दैट इज d इंटू रूट अंडर d स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन d। और एक और अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, मैं दिखाता हूं कैसे, जरा यहां ध्यान से देखें। n अगर छोटा है 1 2 3 जो भी है, एंड इफ लेमडा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ हम ऐसे भी लगा सकते हैं मैथमेटिकली, कहीं से गलत नहीं होगा, दैट इज d कॉमन ले लिए हम बाहर, और वो आ जाएगा दैट इज 1 माइनस n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, ये। ठीक है, सो d से d कट जाएगा, सो y मैक्स इज इक्वल टू, हालांकि n का टर्म्स चला जाएगा, n का टर्म्स, बट n का टर्म्स को हमको लाइव रखना है, क्योंकि n का वैल्यू रखना है 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है ना, आप n की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे 1, तो यू कैन गेट अकॉर्डिंग टू, यू कैन पुट, मैं बताता हूँ आपको, समझिए। अगर हम y0 की बात करें सेंट्रल मैक्स, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, मतलब n 0 मतलब पहला मैक्सिमा। एक बात और,
सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ये लाइट जब यहाँ से यहाँ आया और ये लाइट जब यहाँ से यहाँ जग गया तो दोनों में पाथ डिफरेंस 0 थोड़ी ना है। बट सेंट्रल पे क्या बनेगा ये एक अलग क्वेश्चन है। सेंट्रल पे y इक्वल टू 0 है तो क्या बनेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। मैं बता दूं आपको, सेंट्रल पे जो बनेगा वो हम निकाल सकते हैं, बट पहला मैक्सिमा कहाँ बनेगा उसका जवाब यहाँ पे है। तो अगर हम y1 की बात करें यानी कि पहले मैक्सिमा की बात करें तो d इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस n का वैल्यू 1 एंड दैट इज लेमडा स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। एंड एज लेमडा इज वेरी वेरी लेस देन d, यू कैन नेग्लेक्ट देयर, क्योंकि ये टर्म भी बहुत छोटा होगा। एंड y1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू d, यानी कि y1 जो होगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे लेमडा इज, देखो वहाँ का लेमडा इज वेरी वेरी लेस देन d, तो अगर ये लेमडा बहुत छोटा है d से तो ये टर्म बहुत छोटा होने वाला है एंड यू कैन नेग्लेक्ट इट एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो पहला मैक्सिमा कहीं ना कहीं बहुत दूर जाके बनने वाला है, बिकॉज ये d बहुत बड़ा है ना, तो d अगर बड़ा है तो y के लिए जो d आएगा वो भी बहुत बड़ा होगा, तो दूर में ही बनेगा पहला मैक्सिमा। याद है ना इन्फानाइट केस मैंने बताया था, ये इन्फानाइट होगा तो वो दूर जाएगा, ये नीचे आएगा। ठीक है, सो दीज आर द केसेस। अब आप 2 की वैल्यू रखिए, 3, 4, 5 जो रखना है मर्जी रखिए, आप उससे आप आंसर निकाल सकते हो y1 और d। अब यहाँ पे क्या बनेगा इस केस में, तो यहाँ पे जो बनेगा वो ऐसे निकालते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए, अगर देखा जाए y का एक्सप्रेशन क्या है, बेसिकली y का एक्सप्रेशन है दिस वन, ये याद रखना है आपको। तो y का जो एक्सप्रेशन है तो इस यहाँ पे y क्या है 0, तो वैल्यू निकाल देना है आपको। y की जगह रखिए 0 और फिर हो गया d दैट इज 1 माइनस n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, 0 अपॉन डी दैट इज 0, स्क्वायर करेंगे तो भी 0, तो आपका आ जाएगा n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 1। सो हियर यू कैन सी, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, ये कहानी। अब आपको देखना है यहाँ पे कि d का वैल्यू क्या दिया हुआ है। सपोज इफ आई एम टेकिंग सपोज ठीक है कि d इज इक्वल टू 2 लेमडा, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सपोज इफ d इज इक्वल टू 2 लेमडा देन यू कैन सिंपली कंसीडर कि दैट इज 2 लेमडा इज 2 लेमडा का स्क्वायर एंड दैट इज n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। So this is basically what 4 lambda square and upon lambda square and this is n square। तो you can see that n is equal to plus minus 2। प्लस माइनस 2 का मतलब है ऊपर भी और नीचे भी। तो ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, तो दूसरा मैक्सिमा आपको मिलने वाला है। अगर मैक्सिमा की बात करें तो n देखिए आपका क्या आया है, 2 आया है। n अगर 2.5 आता तो समझते मिनिमा आता, n अगर उन दोनों के बीच 2.5 और 3 के बीच में आता तो कुछ और होता। हो सकता है इस केस में ऐसा कोई बड़ी बहुत, यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा आपका मैक्सिमा ही बने, वो इसके हिसाब से डिपेंड करता है। देखिए मैंने d 2 लेमडा लिया, यहाँ पे देखो दिस माइनस दिस इज 2 लेमडा, देखिए आप आया भी है d बराबर डेल्टा एक्स बराबर 2 लेमडा आएगा, तो n बराबर 2 आएगा। ठीक है, आप उस केस में रख के देखिए तो यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है इस केस के लिए। अगर हम d 2.5 लेमडा रहते तो यहाँ मिनिमा बनता, तो दैट इज नॉट श्योर कि यहाँ पे क्या बनेगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये केसेस है आपका। अच्छा, अगर इसकी बात करें, अगर इन्फानाइट पे बात करें तो इन्फानाइट पे थीटा कितना हो जाएगा जी, 90 डिग्री के आसपास। ठीक है, ये तो वहाँ पे डेल्टा एक्स कितना होगा, तो डेल्टा एक्स बराबर होता है इसमें क्या d cos थीटा, और इन्फिनिटी पे थीटा बनना 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो इन्फिनिटी पे डेल्टा एक्स 0 होता है, ये हम करा भी चुके हैं पिछले सवाल में, आप यहाँ से फील भी कर सकते हो कि d cos थीटा अगर इन्फिनिटी पे जाएगा तो थीटा हो जाएगा ऐसे बढ़ते 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 अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री, तो cos 90 0, तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा इन्फिनिटी पे, उस इन्फिनिटी पे और इस इन्फिनिटी पे। ठीक है ना, तो 0 वाला मैक्सिमा इन्फिनिटी पे बनेगा और इधर बनेगा। आई बात समझ में, कर लीजिए। और उस केस में, इससे पहले वाले केस में d साइन थीटा था, तो इन्फिनिटी पे क्या बनता है 90 डिग्री, तो साइन थीटा इज व्हाट
साइन 90 इज 1, तो इन्फिनिटी पे क्या होगा पाथ डिफरेंस d, ठीक है, और बीच में होता है 0। यहाँ पे इन्फिनिटी पे 0 और बीच में d। यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होता है डेल्टा एक्स डी, और इन्फिनिटी पे होता तो क्या होता डेल्टा एक्स 0। बट इससे पहले वाले केस में वर्टिकल अरेंजमेंट में ऊपर में d और बीच में 0 होता है। ये सारी चीज़ें आप फील कर सकते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। खैर, सो इफ दिस कंडीशंस आर गिवन यू कैन जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस लाइक दिस। मैंने आपको एक आइडिया दिया है जो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ें, ठीक है। तो ये सारे केसेस है जो मुझे डिस्कस करने थे। अब हम लोग आते हैं अपने वापस पुराने टॉपिक पे। नाउ वी हैव टू स्टडी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, ठीक है, और उसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, सुपरपोजिशन ऑफ वेव मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये कैसे सुपर इम्पोज करता है? तो ध्यान से देखिए, मैं बताऊं आपको, ये प्रैक्टिकली देखा गया। मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है और ये मैं एक पल्स के साथ समझा सकता हूँ। जो पल्स के साथ होगा वही आपको वेव के साथ भी होगा। मान लीजिए दो पल्स है, ये चल रहे हैं इधर और ये चल रहे हैं इधर, तो प्रैक्टिकली देखा क्या गया, और मान लीजिए दिस इज ए, दिस इज ए और दिस इज ए, तो प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि ये दोनों, जाहिर सा बात है कभी ना कभी तो मिलने वाला है, कभी ना कभी मिलने वाला है। तो मान लीजिए दिस इज द स्ट्रिंग एंड्स ए एंड बी, तो जो मिला वो कुछ ऐसा हुआ, वो कुछ ऐसा हुआ, बी और ए, और यहां पे जो आया ये सब प्रैक्टिकली देखा गया, ठीक है। तो दिस इज 2a, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि ये वाला इधर चला गया और अपने सेम एम्पलीट्यूड के साथ में, और ये वाला चला गया इधर सेम एम्पलीट्यूड के साथ में और उसी वेलोसिटी से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप जरा ध्यान से सुने मेरी बात को, ये दोनों एक दूसरे की तरफ में आए, इनका मिलन समारोह हुआ और उसके बाद ऐसे चले गए कि ये एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, ये इधर और वो उधर। मेरी बात फिर से सुने, ये दोनों जब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे तो इनका मिलन समारोह हुआ, और मिलने के बाद वो ऐसे चले गए जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। वो अपने एम्पलीट्यूड से चला गया, वो जैसे ये ऐसा था तो जाने के वक्त ये फिर वैसा ही हो गया जैसा यहाँ पे था, और वो चला गया। और आप अगर मान लीजिए आपको अगर ये दिखाया जाए, ये दोनों छोड़ दो, आप यहां से सोचो, अब अगर सिर्फ ये देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वेव कभी मिले ही नहीं थे, ठीक है। आप इसको देख लिए फिर इसको देखो तो आपको लगेगा कि वेव कोई मिला ही नहीं था, तो बिना मिले तो सवाल हो नहीं सकता, मिला तो कहीं ना कहीं होगा ही। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों मिले, लेकिन मिलने के बाद ऐसे चले गए कि दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, यहां पे जैसा आजकल के जमाने में होता है। ओके, सो दिस इज द केस। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, बात तो आपकी सही है कि ये तो ऐसा चला गया, ये तो प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो कहने का मतलब इससे क्या हम समझे, इससे ये समझे कि इस पॉइंट पे हर वेव अपना डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। मेरी बात फिर से सुने, इस पॉइंट पे यानी कि ये मीटिंग पॉइंट पे ये वेव अपना डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। इसको दूसरे के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये अगर ए है तो ये इसकी वजह से अपना डिस्टरबेंस इसको ए उठाएगा, और ये अगर ए है तो ये जब इधर जाएगा तो इसकी वजह से भी ये ए उठेगा। इसको अपने से मतलब है, ऐसा समझे कि ये सिर्फ अपने के लिए भागीदार है कि हम इसको ए उठाएंगे, और वो बोला हम अपना ए उठाएंगे, दोनों मिलके 2a हो गए। उसके बाद ये ऐसे चले गए जैसे जानते ही नहीं थे, ठीक है। तो अगर देखा जाए
इस वेव इक्वेशन को, तो ये v अगर देखा जाए फॉर द टाइम से, दिस इज व्हाट a sin kx माइनस ओमेगा टी, आपको पता है ना। और ये मान लीजिए ये क्या है, दैट इज a sin kx प्लस ओमेगा टी, है ना। ये दोनों ऐसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब जो यहां लिख रहे हैं वो ध्यान से देखिए। Two waves come together and meet. After meet, they move like they had not interacted with each other. Means at the meeting point, each wave creates its own disturbance. And it will not get affected by any other wave coming towards it. उसको उससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या आया या नहीं आया, आपको सिर्फ उसके मतलब आप सिर्फ इसके डिस्टर्बेंस से यहाँ पे लेना देना है और इसके डिस्टर्बेंस से यहाँ लेना देना है। मतलब इसके परफॉर्मेंस में इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसके परफॉर्मेंस में इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। सो इन दिस condition at meeting point we can simply add these two waves okay, add these two waves, and this principle is known as superposition principle. इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। अब मेरी बात को समराइज करिए और मेरी बात धीरे धीरे आराम से सुनिए। अगर, और ऐसा अभी नहीं, ये कभी भी किसी भी सिचुएशन में ऐसा होगा जो मैं बता रहा हूं, अगर दो चीज मिल रहे हैं और दूसरे का प्रभाव पहले के आने के वजह से अगर कम नहीं हुआ या पहले का प्रभाव दूसरे के आने की वजह से कम नहीं हुआ, मतलब एक दूसरे से कुछ लेना देना है ही नहीं, उस केस में इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को या दोनों इफेक्ट को हम जोड़ सकते हैं एंड दिस जोड़ना इज कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम। अगेन लिसन टू माय वर्ड्स, व्हेन वन वेव इज कमिंग टुवर्ड्स एंड अनदर वेव इज, बोथ वेव इज कमिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट and one wave is independent of other wave and other wave is independent of first wave, then we can add them simply
एंड दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम। इसी को हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम या प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही केस में हम लोग सुपरपोजिशन लगाते हैं। ऐसा कहीं जहां कहीं भी ऐसा होगा वहां वहां हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। ये बात आज याद रखिए, हम लोग बाद में भी काम आएगा। लिख लीजिए। तो इस केस में हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। और यू कैन से बेटर टू राइट, क्योंकि आप दो वेव को आप जोड़ रहे हो तो वेव क्या है, वेव है। ये एक वेक्टर है, आपको पता नहीं ये वेक्टर है। मैग्नीट्यूड, एंगल, दीज आर द वेक्टर फॉर्म्स। आप वेक्टोरियली ही जोड़ते हो ना, A1 A2 बीच में जो एंगल होता है वो करके जोड़ते हो ना। तो उस तरीके के जोड़ने की संभावनाओं को आप यहाँ पे बेटर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वी कैन सिंपली ऐड देम, ऐड दिज टू वेव्स वेक्टोरियली। आप अगर बेटर लिखना चाहते हो और तो यहाँ पे वेक्टोरियली लिख दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी दीज आर व्हाट, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टोरियली। आप ये लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो है तो वेक्टर ही। So you can see it is vectorially. Okay? So इन बातों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि वो इंडिविजुअली जुड़ जाते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ये ए है, ये ए है, ये दोनों मिलेंगे तो 2A ही देगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। मान लीजिए कि चलिए ऐसा समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है जिसपे एक तो ऐसा मिला और एक ऐसा मिला। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। ये कैसा है, ये तो है इस प्लेन में और ये है इसके परपेंडिकुलर बाहर वाले प्लेन में। मैं ऐसे नहीं दिखा सकता, बट ऐसे कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ऐसे ये ऐसे है, ऐसे मतलब ऐसा, मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ऐसा मीन्स तो हम आपको इट इज़ लाइक दिस। ये ऐसा है, ऐसा और ये ऐसा, और ये ऐसे मिलेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सो कुछ नहीं है, मतलब ये दोनों अगर देखोगे तो ये ए और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका रिजल्टेंट जो होगा मिलने के वेक्टोरियल जोड़ना है ना, तो कितना हो जाएगा A√2। तो जो अगर मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा बीच में कहीं ना कहीं, मतलब अगर ये मीटिंग पॉइंट है ऐसा और ऐसा, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में एक ऐसा बनेगा और उसके बाद फिर ऐसा ही निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा और वो उधर निकल जाएगा। सिंपली आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल जिससे हमको लगता है आपको समझ में आया हो। ये ऐसा और ये ऐसा, ये ऐसे मिलते हुए आ रहे, ये मिलने पे क्या होगा, तो ये ए इधर है, ये उधर है 90 डिग्री पे, तो बीच में A√2 का एक हीप बनेगा, एक पल्स बनेगा, फिर उसके बाद बनने के बाद ये इधर निकल जाएगा, वो उधर निकल जाएगा, एंड इट इज़ गिवन ऑलरेडी। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए खैर, ये छोटा सा एग्जांपल था, ये सारी बातें। अच्छा, अब इस पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे आसान क्वेश्चन आते हैं, बट स्टूडेंट को पता नहीं क्यों हार्ड लगता है, बट ऐसा है कुछ भी नहीं। मैं बताऊँ आपको, देखिए एग्जांपल 1, मान लीजिए कि ये ऐसा दिया गया कि ये ऐसा, ये दो वेव शेप है, मान लीजिए ऐसे,
ठीक है, और ये दोनों मिले, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, और सपोज कर लीजिए कि ये जो है ये 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर mm जो भी है, ये भी है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 2 है तो ये तो 2 ही हो गया, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 है 2 जो मर्जी हो ले लो, ठीक है, और ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये भी है 2, इसको भी 2 ही ले लो, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल फिगर आसान आएगा और कोई खास बात नहीं, ठीक है, और ये ऐसा है, और ये चल रही है इधर और ये भी चल रही है इधर, ठीक है, v है इसका 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये भी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, आई बात समझ में? अब ये अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगा ना, क्यों नहीं होगा? अरे क्योंकि स्ट्रिंग तो वही है ना, टेंशन तो एक ही स्ट्रिंग है ना, ये तो एक ही स्ट्रिंग है, इधर से मैंने डिस्टर्ब करा उसको उधर से डिस्टर्ब करा, स्ट्रिंगवा तो एक ही है, अगर स्ट्रिंगवा एक ही है तो उसमें टेंशन भी तो एक ही होगा और उसका म्यू भी तो एक ही होगा यार, तो वेव स्पीड बराबर √T/μ होता है, तो दोनों का वेलोसिटी तो बराबर होगा ही होगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है, ठीक। तो अब कहने का मतलब है, अब आपसे सवाल क्या पूछा जाता है इसमें, देखिए, एट t = 1 सेकेंड what is the state, this is at t = 0, ठीक है, what is the state of wave, state of wave मतलब वेव कैसा दिखेगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक। खैर ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, आप v इज मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है और कोई खास बात नहीं है, कैसा बनेगा बेसिकली, तो देखिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको कब निकालना है, t = 1 सेकेंड, व्हाट इज द स्टेट, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। लिख लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए पॉज करके। चलिए अब अगर देखा जाए यहां पे तो एक चीज समझ में आता है कि देखिए कैसा बनेगा ये, मान लीजिए कि ये बीच का पॉइंट है, दिस इज x = 0 मान लीजिए, ठीक है। अब ये कैसा बनेगा देखिए मैं बताऊं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इफ दिस इज x = 0, ठीक है, तो ये पॉइंट, अब इस पॉइंट, यह 2 पॉइंट है, एक ये और एक ये और ये, इसमें आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ही ध्यान देने हैं क्योंकि सारे पॉइंट साथ चलेंगे। अगर ये आगे बढ़ेगा तो इसका ये पॉइंट थोड़ी ना पीछे रह जाएगा कि बेटा हम जा रहे हैं तुम वहाँ रहो, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, तो सब साथ चलेगा ना, ठीक है। तो 1 सेकेंड में क्या होगा, आई एम जस्ट फाइंडिंग इट एट t = 1 सेकेंड, ध्यान से देखिए, तो 1 सेकेंड में ये पॉइंट कितना दूर चलेगा, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर चलेगा, मतलब ये वाला यहाँ, अब ये x = 0 है बीच में, तो ये कितना है, ये तो 2 सेंटीमीटर है, तो यानी कि इसका ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा, और ये वाला पोर्शन भी कहाँ आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ऐसा। ये है आपको t = 1 सेकेंड का सिनेरियो, है या नहीं, है ना, ओके। अच्छा अब इसको लिखते चलिए, लिखते चलिए, दीदी दीदी आई है क्या, अरे तो पानी हमको चाहिए, जब पहले तो बोलते थे ना, अरे हम भूल, ओके, सो दिस इज द सिनेरियो, ओके। अच्छा अब आगे क्या पूछा गया कि एट t = 1.5 सेकेंड क्या होगा, t = 1.5 सेकेंड क्या होगा, तो मैं बनाऊँ इसको अब लिख लिए होंगे आई थिंक, तो t = 1.5 सेकेंड कहाँ बना दें, यहीं पे बनाते हैं, चलिए ठीक है,
t इज इक्वल टू, नाउ आई एम जस्ट फाइंडिंग t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। ठीक, तो t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे कितना चलेगा? 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर यहाँ। तो सीन तो कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, ये इसका हुआ, ये इसका हुआ, और ये वाला किधर बढ़ जाएगा सिंपली? तो ये भी तो जाएगा आपको 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर और उधर 1 सेंटीमीटर, तो बीच में ऐसा आ जाएगा। ऐसा। अब यहां पे दिमाग लगाना है आपको कि ये दोनों के मिलन से प्रभाव क्या पड़ा, दिखेगा आपको क्या? तो बेटा दिखेगा आपको ऐसा कुछ। यहां देखिए, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे ये वाला वेव 0 है, ये वाला वेव आपका क्या है 2, तो यहां पे तो आपको दिखने वाला है 2 + 0 दैट इज 2। ठीक, और यहां भी 2 + 0 इज इक्वल टू 2, लेकिन बीच वाले पॉइंट पे क्या है 2 और +2 दैट इज 4। यानी कि आपको जो दिखेगा मैं बताऊं वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब पेंसिल से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए घर बन गया, तो आपको जो जंक्चर पॉइंट है यानी कि जो मीटिंग पॉइंट है आपको ये ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वैसा ही चला जाएगा जैसे इसको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। और अगर देखा जाए कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगा, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ दिखा देता हूँ, देख लीजिए। दिस इज x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इधर वाला वेव ऐसे मिला और इधर वाला वेव यहाँ आके मिला। तो आपको इंड पॉइंट पे ध्यान देना है, इंड पॉइंट कितना गया, तो ये वाला तो यहाँ 0 है, तो ये वाला वेव जो है इस जगह पे 0 डिस्प्लेसमेंट दिया, लेकिन ये वाला जो रेक्टेंगुलर शेप का जो वेव है वो आपको 2 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ पे होगा 0 + 2 दैट इज 2 सेंटीमीटर, वो इसके बराबर होगा। बीच वाला ये वाला भी इसी के बराबर होगा, और बीच वाला पॉइंट ये 2 सेंटीमीटर इसके वजह से और 2 सेंटीमीटर इसके वजह से, तो 2 2 4। तो जो कहानी बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो जो वेव पल्स आपको दिखेगा वो ये दिखेगा, ये दिखेगा, आपको घर बन जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे फिर वो ऐसे चले जाएंगे जैसे एक दूसरे को कोई लेना देना था ही नहीं। इसको लिख लीजिए आप। तो ये है वेव मीटिंग में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, बट आई डोंट थिंक कि कोई खास बात है इसमें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, आप इसको खुद से करिए, ये मेरे जो हम रब कर दिए, तो आप इसको खुद से कोई बना के खुद से देखिए आपका आता है कि नहीं, आप जस्टिफिएबल है कि नहीं इसमें। अब एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में कुछ ऐसा होगा, ये वाला चला जाएगा इधर और ये वाला चला जाएगा इधर, है ना। 4 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो मान लीजिए यहाँ से ये चला जाएगा इधर 4 सेंटीमीटर, और ये तो 2 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ और ये यहाँ ऐसा। ठीक है, ये ऐसा चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये नहीं चला, जैसे इसको किसी से कोई लेना देना था ही नहीं। लिख लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जा सकते हैं आपसे, और आते भी हैं एग्जाम में, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। तो इस तरह के दोस्तों मीटिंग पॉइंट्स बनाते हैं। चलिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि दो आ तो रहे हैं, मतलब अब ऐसे मैं बताऊं आपको,
और पढ़ेंगे इसके बारे में, और पढ़ेंगे इसके बारे में। एक कंसेप्ट था, इसके बारे में और आगे आएगा, बट थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आई विल टेक more questions on this, just wait for it. I have to just explain one more topic. Reflection, refraction, refraction and reflection, refraction, ठीक है। वेव का ये बहुत बड़ा फिनोमेना है, ठीक है ना, और वो हर चीज़ में होता है। वो रिफ्लेक्शन वो स्ट्रिंग में भी होता है, वो लाइट में भी होता है, वो साउंड में भी होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसमें देखना है ऐसा कि मान लीजिए कि एक आपके पास थ्रेड है, ऐसा मोटा थ्रेड, और एक है आपके पास पतला थ्रेड, ठीक है। और यहां पे हमने डिस्टरबेंस क्रिएट करा, ऐसा, ठीक है। और ये है आपका AI, क्या है ये AI, ठीक है। और ये इधर से गया, तो यहाँ इसके बाद क्या होने वाला है, ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन की बात हम आपसे कर रहे थे कि बाद में करेंगे। तो दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये आगे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, तो इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब जो मेरी बातें वो ध्यान से सुने। इस वाले स्ट्रिंग में जो ये वेव जा रहा है उसका कुछ ना कुछ λ1 होगा वेवलेंथ, और कुछ ना कुछ v1 होगा, और वो इस तरफ जा रहा है v1 वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है, यहाँ पे μ1, ठीक है। और इसका जो मास डेंसिटी है वो मान लीजिए μ1 है, ठीक है। इस वाले धागा में जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, λ2। इस वाले धागा में जो अच्छा वेलोसिटी अलग होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि डिफरेंट थ्रेड्स है, दोनों का म्यू अलग है। देख रहे ये मोटा है वो पतला है, तो टेंशन तो सेम ही होगा, टेंशन में कोई दिक्कत नहीं है कि एक धागा है कैसे भी करेंगे तो टेंशन तो सेम ही रहेगा दोनों में, लेकिन दोनों का म्यू अलग है। और आपको पता है कि v = √T/μ, तो अगर म्यू बदलेगा तो v भी बदलेगा, है ना। तो इस केस में आपको जाहिर सा बात है कि v2 अलग होगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाला है। इसमें कहीं से देखो, फ्रीक्वेंसी कभी भी कोई भी मीडियम का, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जाता भी है उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। हम लोग वेव पढ़ाते पढ़ाते कई बार ये चीज़ बोल चुके हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसका जो है ये है μ2, ठीक। तो एक बात आपको ध्यान होगा कि v2 = μ1, मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर होता है और कुछ नहीं। और दूसरी टेंशन ही बराबर है, इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2, तो यहाँ पे T2 बराबर T1 बराबर T2, ये, ठीक। तो ये कंडीशन, आप इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, दैट इज न्यू एंड दैट इज T, क्योंकि हमको मैथमेटिक्स करना है इसमें, ये ऐसा कहानी, ठीक है। तो ये कहानी चलेगा आपका, ठीक। अब इसमें क्या होने वाला है आगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होगा। देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है जब कोई भी वेव टकरा के वापस अपने मीडियम में आ जाता है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आपको याद हो, रिफ्लेक्शन का जो सोल डेफिनेशन है वो यही है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। In this phenomena, wave returns to its own medium. वेव अपने मीडियम में रिप्रेजेंट कर जाता है रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर स्ट्राइकिंग जंक्शन। जंक्शन कौन है, ये वाला। अच्छा, रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन भी बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन। In this phenomena, wave passes to other medium. After striking
टू दी जंक्शन। ठीक है, आपको ध्यान होगा ऐसा कुछ सरफेस है, ये एक मीडियम में आया, तो यहाँ से बेसिकली रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन, हम लोग एक एक चीज़ पढ़ते हैं बट होता एक्चुअली ये है। एक्चुअली तीन चीज़ होता है, ये इंसिडेंट होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है और ये रिफ्रैक्ट होता है। ठीक है, लेकिन एक एब्जॉर्ब भी होता है, लेकिन एब्जॉर्ब की बात हम अभी नहीं करते हैं। एब्जॉर्ब की बात हम लोग कर चुके हैं, आपको हीट वीट जब पढ़ाए थे तो ब्लैक बॉडीज वगैरह में एब्जॉर्प्शन की बात होती है। बट यहाँ पे हम दो ही फिनोमेना पढ़ते हैं वेव में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक, बट ये दोनों चीज़ होता है। अब जंक्शन पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे ये क्या है, तो ये सरफेस है। अच्छा, सरफेस क्या होता है, तो दो मीडियम को अलग करता है, उसको सरफेस बोलते हैं। सरफेस इज एन इमेजिनरी बाउंड्री, एक ऐसा बोल के थोड़ी ना बाउंड्री आता है कि हाँ ये सरफेस है, लो ये लगा दो सरफेस, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो दो मीडियम को अलग करता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस। तो हम बोल सकते हैं ना कि इस मीडियम और इस मीडियम का जंक्शन ये है, उसी प्रकार इस मीडियम और इस मीडियम का जंक्शन भी क्या है, ये है। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है, तो उस पॉइंट से टकरा के अगर वेव इसमें आ गया तो वो है रिफ्रैक्टेड, और अगर इसमें चला गया तो वो है ट्रांसमिटेड और रिफ्रैक्टेड। ठीक है, ऐसा कहानी है। लिख लीजिए इसको, दिस इज AI, कई सारी बातें करेंगे इंपॉर्टेंट, पहले इसको लिख लीजिए। ओके, अब मान लीजिए कि रिफ्रैक्शन हो गया, चाहे अब 3 पॉइंट मानिए, एक तो यहाँ पे जंक्शन पॉइंट, तो जंक्शन पॉइंट पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मैं बताऊँ आपको। जंक्शन पॉइंट पे तो कुछ ऐसा होने वाला है। और उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा, ये इधर विथ V2 और ये इधर विथ V1। वो तो इसी मीडियम में है तो V1 से ही जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। और दिस इज कॉल्ड व्हाट, AR, मतलब रिफ्लेक्टेड। और रिफ्रैक्टेड के लिए हम ट्रांसमिशन का यूज करेंगे क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों में आर आता है। तो दिस इज AT एंड दिस इज AR एंड दिस इज व्हाट AI। AI का मतलब क्या है, इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट, ये इंसिडेंट वेव है, और ये है आपका रिफ्लेक्टेड वेव, और ये है आपका रिफ्रैक्टेड वेव। तो आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव, अच्छा, इसमें एब्जॉर्ब भी हुआ होगा। एक वेव का 3 फिनोमेना होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की बात यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन हम लोग माने ही नहीं है, इसलिए एब्जॉर्प्शन छोड़ दीजिए। हमको तो बस रिफ्लेक्शन की बात करनी है। हम ऐसा समझते हैं कि जो इंसिडेंट आया है वो पूरा का पूरा या तो रिफ्लेक्शन में गया है या तो ट्रांसमिशन में गया है, बस। आप इसको लिख लीजिए, ये 3 कहानी लिख लीजिए आप, और इन तीनों कहानी का जरूरत पड़ेगा आपको। पहले ड्रॉ कर लीजिए इसको अच्छे से। ओके,
अब जो हम लिख रहे हैं ना उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिक्स है, क्योंकि हमको लेके आना है कुछ कुछ बातें, ठीक है। A2 कैसा होगा, AT कैसा होगा, सीधा होगा उल्टा होगा, AR कैसा होगा, सीधा होगा उल्टा होगा, ये सीधा ये उल्टा, तो ये कैसे लिख पाएंगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आपने पढ़ा था एवरेज पावर बराबर 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, और इसी एफ को मैंने यहाँ न्यू से दिखाया है, आप चाहे तो एफ से भी दिखा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई स्क्वायर, वैसे भी दोनों इक्वल है तो कट जाएंगे। 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर वी इंटू म्यू, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो पी एवरेज जो है आपको पता है 2 पाई स्क्वायर, एफ स्क्वायर को हम यहाँ न्यू लिए तो न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर वी दैट इज वेव वेलोसिटी इंटू न्यू, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो एक चीज तो तय बात है कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं ऐसा लिख रहा हूं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना आप इंसिडेंट किए हो और फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, तो जितना आप इंसिडेंट पे पावर दिए हो उतना ही आपको इसको जोड़ के मिलेगा। मतलब अगर 10 जूल हम अगर वहां से दिए हैं तो हो सकता है कि 2 जूल ये ले गया हो, 8 जूल ये ले गया हो, ये इट इज पॉसिबल, बट दोनों का जोड़ यानी कि दोनों के एनर्जी का जोड़ इसके एनर्जी के बराबर होना ही चाहिए, तभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इज दिस ओके? हालांकि कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हुआ होगा, बट दैट वी आर नेग्लेक्टिंग, ओके। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस पी आई यानी इंसिडेंट वाला इज इक्वल टू पी आर प्लस पी टी, ट्रांसमिटेड है कि नहीं? तो यहां पे लिखेंगे पी आई क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, क्योंकि न्यू 1 न्यू 2 दोनों बराबर ही है, तो मैंने यहाँ न्यू लिखा हूँ, ठीक है ना, इसलिए परेशान ना हो। दैट इज ए आई स्क्वायर, ठीक है, V1 उसमें तो V1 से चल रहा है, V1 इंटू म्यू 1, इज दिस ओके? एंड दैट इज इक्वल टू पी आर दैट इज 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए आर, आर इज ए आर, ए आर का स्क्वायर V1 क्योंकि वो तो 1 में ही गया है, V1 इंटू न्यू 1 और प्लस 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए टी स्क्वायर और V2 क्योंकि ट्रांसमिटेड वेव 2 में गया है, V2 और इंटू म्यू 2, दिस वन। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 2 पाई स्क्वायर हर में है, काट दो, न्यू स्क्वायर और न्यू स्क्वायर सब में है, ओके। अब ये क्या शो कर रहा है कि ए आई स्क्वायर और V1, अच्छा म्यू 1 को क्या लिख सकते हैं? तो देखो मैं बताऊं आपको पता है कि V बराबर √T बाई म्यू है, तो म्यू को क्या लिख सकते हैं? दैट अब स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज T अपॉन V स्क्वायर, आई थिंक, यस। अब यहाँ V स्क्वायर करोगे तो म्यू इधर, तो V स्क्वायर नहीं चला जाएगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ जो लिखना चाह रहे हैं दैट इज V1 और म्यू 1 को क्या लिखेंगे? दैट इज T अपॉन, और टेंशन दोनों में कांस्टेंट है, मैंने लिखा है यहाँ पे, वो तो होना ही है कांस्टेंट, सो T बराबर V1 स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू ए आर, सिमिलरली V1 इंटू T अपॉन V1 का स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, अच्छा यहाँ भी स्क्वायर है, और इंटू V2 T अपॉन V2 स्क्वायर। आप लिख लीजिए ध्यान से, ये से ये काट दीजिए और ये से ये काट दीजिए और ये से ये काट दीजिए, और टेंशन दोनों में बराबर है, हटा दीजिए सबको। तो बचा आपके पास क्या? तो बचा मेरे पास ए आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए आई स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर और प्लस ए आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज V1 ध्यान से लिखेंगे थोड़ा, और ए टी स्क्वायर अपॉन V2, ये दिस इज ओके। अच्छा अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए आई स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इंटू ए टी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। आप देख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत है, आप देख लीजिए इसको ऐसे लिख सकते हैं।
कोई बात नहीं, अरे इसको v1 को कॉमन लेके उधर भेज दियो और इसको इधर लेके आओ, कोई बात नहीं, तो v1/v2 हो गया ये। मैथमेटिक्स से आप कर सकते हो। सो दिस इज 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लिख लीजिए। So pause the video and write it down. ओके, चलिए अब यहां देखिए, ये तो पहला इक्वेशन था, आ गया पहला इक्वेशन। अब इसमें क्या अननोन है, तो ये तो हमने दिया, ये तो मुझे पता है, ए आई तो मुझे पता है, मुझे पता क्या नहीं है, ए आर और ए टी नहीं पता है, तो मेरे पास 2 अननोन है, तो इक्वेशन कितने चाहिए, 2। तो यहाँ भी, यहाँ एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन और चाहिए हमको। एक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे जंक्शन की मदद से। देखिएगा, एट द जंक्शन, अगर हम जंक्शन की बात करें, एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग, जंक्शन पे जब मिल रहा है, एट द टाइम ऑफ मीटिंग, यहां पे, तो यहां पे आपको गौर से देखना होगा, तभी समझ में आएगा। इस जगह पे जो इस वायर में, यानी कि जो इस तार में या इस स्ट्रिंग में जो ये है, क्या बोलते हैं, इस स्ट्रिंग में जो डिस्टरबेंस है वो जाता है 80, और इस स्ट्रिंग में जो डिस्टरबेंस आता है वो आता है AI और AR। तो इस स्ट्रिंग में इस समय में ये कितना होगा, AR प्लस AI, क्योंकि इस समय दोनों है इसके पास। मैं फिर से लिख दूं, यहां पे जो है इसके पास, इस धागे की बात करें तो AI प्लस AR, क्योंकि इस धागे के पास दोनों है, AI भी है और AR भी है। इस पॉइंट पे आप ऐसा समझिए कि AI प्लस AR इज इक्वल टू 80। यहां से आपको ध्यान, यहां से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एट द जंक्शन पॉइंट AI प्लस AR इज इक्वल टू 80, ठीक है, ओके। तो आप देखिए यहां पे आपको समझ में आएगा कि एट जंक्शन पॉइंट AI, अब फिर से गौर से समझिए, इस वाले वायर में क्या क्या है, AI है और AR है, और इस वाले वायर में क्या है, 80, ठीक है। इस समय इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो ऐसा थोड़ी नहीं कि ये कुछ और बढ़ जाएगा और ये कुछ और बढ़ जाएगा, ये जंक्शन पॉइंट नहीं तो टूट जाएगा। अगर ये कुछ और बढ़ गया और ये कुछ और बढ़ गया, यानी कि ये चला गया 10 सेंटीमीटर, ये चला गया 5 सेंटीमीटर, तो टूट जाएंगे, लेकिन धागा को टूटना नहीं है। तो इस समय यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस समय यहाँ पे इसका भी आपके पास, मतलब इस समय इस जंक्शन पॉइंट पे इसका भी डिस्प्लेसमेंट है, और इस समय इस पॉइंट पे इसका भी डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो AI है और AR है, और इसके पास कितना है, 80। तो ये दोनों इस समय के लिए तो बराबर है ही, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है, ठीक है, इस उसी समय के लिए, ठीक है। तो बाकी समय में ऐसा नहीं होगा, बाकी समय में AR और AT आप ऐसा नहीं कर सकते, एट द टाइम ऑफ मीटिंग ओनली, बिकॉज आई नीड वन इक्वेशन। एक इक्वेशन हम तब निकालेंगे जब वो मीट कर रहे होंगे जंक्शन पॉइंट पे। तो दिस इज द आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज AI प्लस AR इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ डिवाइड 1/2, ठीक है। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा AI माइनस AR इंटू AI प्लस AR, और डिवाइड करोगे तो आ जाएगा V1/V2 इंटू 80। देख लीजिए काट के, सॉरी, डिवाइडेड बाई AI प्लस AR, हाँ
अब देख लीजिए यही आपको बचेगा, उसमें से भी ये कट जाएगा, तो आपके पास आ गया ए आई माइनस, कुछ नहीं सिंप्लीफाई करना था इसलिए ऐसा किए हैं, V1 और नीचे 80 था ना जी, लो लिख के काट दो, ये से काट दो, ठीक है, V1 अपॉन V2 इंटू 80, ये आपको हो गया तीसरा इक्वेशन। लिख लीजिए ये तीसरा इक्वेशन है। अब मुझे यूज करना है दूसरा और तीसरा, तो उससे हमको AI और AR निकल जाएगा। नाउ using equation 2 and 3 we have, पहले तो आप इसको दोनों को जोड़ दीजिए, अगर आप जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ोगे तो ये AI कट जाएगा और आएगा 2AI इज इक्वल टू 80 इंटू 1 प्लस V1 अपॉन V2, ठीक है। सो आपको 80 जो आएगा वो आएगा बेसिकली 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI, ये आ गया आपका 80, ठीक है। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल है ये। आप दोनों को जोड़िएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपको ये आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे यहां लिख दो, वी हैव ऑन एडिशन, जब दोनों को ऐड किए तो ये आया है, लिख लीजिए इसको। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा जो मुझे चाहिए। राइट इट डाउन। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या, ये याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए अब सब्ट्रैक्शन पे क्या मिलेगा, ऑन सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा आपको, सब्ट्रैक्शन मिलेगा, आप इन दोनों घटा दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 2AR और इज इक्वल टू 80 माइनस 80 इंटू 1 माइनस V1 अपॉन V2, ये आ जाएगा, आप कर लीजिए। सो यू विल गेट, कोई गड़बड़ है क्या, ठीक था, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैं बताऊँ वैल्यू पुट कर, क्योंकि मुझे AR चाहिए तो AR निकालेंगे, फिर 80 में AI वाला वैल्यू डालेंगे तब जाके वो आएगा। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन है, निकालना आपको है, जैसे मर्जी हो वैसे निकालिए, ठीक है ना। नाउ पुटिंग 80 इन इक्वेशन 2 वी हैव, तो पुट कर दीजिए AR इज इक्वल टू 80 माइनस AI, ओके, 80 माइनस AI। सो व्हाट इज 80 नाउ, दिस इज 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI माइनस AI। सो इट वुड बी AR इज इक्वल टू AI इंटू 2V2 माइनस V1 माइनस V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। सो इट वुड बी, आप सॉल्व कर लीजिए, जो AR आएगा मैं बता दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो आप लिख ही चुके होंगे, तो आपको आ जाएगा AR जो आएगा वो आएगा, आई थिंक आई हैव डन करेक्ट थिंग ना, या इट इज करेक्ट। सो इट इज V2
माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। यस, लिख लीजिए, दिस इज AR। तो हम समराइज करके भी लिख देते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। बुकों में आपको ये सिंपली दिया हुआ है, प्रूफ नहीं है, बट हियर यू नीड प्रूफ बिकॉज भरोसा नहीं करने का। सो आपको आगे AR इज इक्वल टू दिस वन और AT इज इक्वल टू 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। ठीक, पहली बात तो ये। अच्छा, अब जरा ध्यान से मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आप हमको बताइएगा, ठीक है। अगर टेंशन और म्यू दिया हुआ है तो क्या वेलोसिटी निकाल सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी निकाल सकते हो। अच्छा, AI आपको दिया हो, ठीक है ना, AI आपको दिया हो तो आप AR और AT निकाल सकते हो कि नहीं? मेरा कहने का मतलब समझे, गिवन, अगर गिवन क्वांटिटी में AI V1 और V2 और AI T μ1 μ2 अगर ये दिया हुआ है, we can find AR and AT। बिल्कुल सही बात है। अगर V1 V2 और AI दिया हो तो क्या हम AR AT दोनों निकाल सकते हैं, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। पहली बात तो ये लिख लीजिए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं फॉर दिस केस, पहले आप लिख लीजिए उसको कि हम वो निकाल सकते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मतलब इस इक्वेशन को तो रहने दीजिए। AT इज इक्वल टू 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI, ठीक है, और AR इज इक्वल टू, नहीं उल्टा हो गया, दिस इज V2 माइनस V1, दिस वन, एंड दिस AR इज इक्वल टू 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। ठीक, चलिए अब मेरा कहने का मतलब है, सुनिए, ठीक था, ओके। अब जो मेरा कहने का मतलब है वो जरा ध्यान से देखेंगे कि इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ये मोटा है और ये पतला है। मैं आपको दे दिया कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, μ2 को नहीं, सॉरी, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, क्योंकि ये बड़ा है, ये मोटा है ना, मोटा लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि देखो तो जरा V1, मैं बस आपसे अप्रोक्सीमेट, हम आपसे बस अप्रोक्सीमेट, आप देख के सवालों को जान सकते हैं कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो V बराबर म्यू है, तो अगर म्यू घटेगा तो V बढ़ेगा और म्यू बढ़ेगा तो V घटेगा। सिंपल सी बात है, तो रिलेशन से समझ में आ रहा है आपको। तो आप यहां से देख सकते हो कि अगर μ1 बड़ा है और μ2 से, तो जाहिर सा बात है V1 छोटा होगा V2 से इस केस में। अच्छा, V1 कौन है? तो जिसमें इंसिडेंट दिए हैं वही V1 है। ये बात आप याद रखें एकदम, जिसमें इंसिडेंट दिए वही V1 है हमेशा। तो ये V1 है और ऐसा कुछ, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस केस में AT जो आए, AR आएगा। AR तो हर केस में 2V2 और V1 प्लस V2 ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? AI माइनस AR
ए आई प्लस ए आर। वन मिनट, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक देयर, ये मैंने उल्टा लिख दिया फॉर्मूला, यहाँ पे ये 80 होगा, ये AR होगा, ठीक है, सॉरी, दिस इज 80, ठीक है। अब फॉर्मूला देख लीजिए, पीछे मैंने गलत लिख दिया उसमें, ठीक है, सही कर लीजिए उसको। 80 इज इक्वल टू 2V2 V1 अपॉन V2 इंटू AI, ठीक है। अब कहने का मतलब है 80 कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कंडीशन हो। अब देखिए V2 एक स्पीड है, V2 क्या स्पीड है बेसिकली, ठीक है, डायरेक्शन तो हम देख के निकाल लेते हैं, बेसिकली स्पीड है, तो ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए कहीं से निगेटिव होने का चांस ही नहीं, दोनों जुड़ रहे हैं। V2 क्या होगा, 4 5 6 7 कुछ ना कुछ निगेटिव, तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कोई भी निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो ये एक टर्म कभी निगेटिव होने वाला नहीं है। डर किस में है, इसमें AR में, तो AR जो होगा दैट इज V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2। अब कहने का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि V2 बड़ा है V2 बड़ा है V1 से, अगर V2 बड़ा है V1 से तो ये भी टर्म पॉजिटिव आएगा। तो फॉर द गिवन केस 80 इज पॉजिटिव, ये तो हमेशा होगा, और AR इज पॉजिटिव इस केस में। तो इससे क्या समझने को मिला, समझने को ये मिला कि अगर ये, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये मोटा है, इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। सर ये तो आप लाइट पढ़ा रहे हो, नहीं भाई हर जगह डेंसर मीडियम, डेंसिटी ज़्यादा है तो डेंसर मीडियम, भारी है तो डेंसर मीडियम, और ये है रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, ठीक है। तो व्हेन अ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, when a wave travels from denser to rarer medium, there is not any phase change, यानी कोई phase change नहीं होता है AT और AR में। यानी कि जब ये गुजरते हैं तो ट्रांसमिटेड वेव ऐसे निकल गया और रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे निकल गया, यानी कि अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ होगा और ये भी ऊपर की तरफ होगा। देयर इज नॉट एनी फेज चेंज, कोई फेज चेंज होने वाला नहीं है। फिर से सुने, अगर ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो इधर भी ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे गया निकला और फिर इधर से ऐसे निकल गया, वो पलटेगा नहीं। पलटेगा कब, वो भी मैं बताता हूँ, पहले इसको लिख लीजिए आप। फॉर द गिवन केस मैं लिखवा दूंगा इसे, आप पहले इसको कर लीजिए। तो गिवन केस के लिए, अच्छा अगर गिवन केस के लिए हमसे पूछा वेव इक्वेशन क्या है, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या? हाँ, इसका वेव इक्वेशन हो जाएगा y i इज इक्वल टू ए आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा इसका इक्वेशन क्या है, y t इज इक्वल टू ए टी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये भी तो इधर ही जा रहा है। अच्छा इसका किया जाए वेव इक्वेशन, तो y r इज इक्वल टू ए आर साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, सिंपल। तो अब मेरी बात ध्यान से सुने, अब हम आपसे कुछ बातें पूछ रहे हैं कि अगर आपको V1 V2 या V1 V2 निकालने का इंफॉर्मेशन अगर दिया है और AI दिया है, तो क्या आप AR और AT निकाल सकते हो? क्रिस्टल क्लियर, यस वी कैन फाइंड। क्या उसके मदद से हम वेव इक्वेशन निकाल सकते हैं? यस वी कैन सी। तो अगर गिवन में AI V1 या V2 ये तीनों दिया हुआ है तो हम वेव इक्वेशन भी निकाल सकते हैं रिफ्लेक्टेड का, और उसका AR यानी कि एम्पलीट्यूड जो रिफ्लेक्टेड का होगा और एम्पलीट्यूड जो ट्रांसमिटेड का होगा या रिफ्रैक्टेड का होगा वो भी हम निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। वी हैव द इक्वेशंस, राइट इट डाउन नाउ, लिख लीजिए आप ये सारी बातें। ओके अब आते हैं दूसरे केस पे।
अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस पे क्या है कि मान लीजिए कि ऐसा है ये, और यहां पे ये ऐसा है, सिंपल, ठीक है। और यहां पे दिया गया AI। अब आपसे सबसे पहली बात ये पूछा गया कि बताओ कि AI और AR का शेप कैसा होगा, ठीक है, और वो कैसे गुजरेगा। तो इसको आपको मानना है V1, जिसमें होता है AI उसी को मानते हैं V1। आप नोट में कहीं लिखना हो लिख लीजिए, नोट में V1 इज ऑफ दैट स्ट्रिंग containing AI। जिसके पास AI होगा उसी के पास V1 होगा, उसी को V1 लेंगे। V1 V2 गलत कर दिए तो कहानी गोल हो जाएगा। तो ये है V1 ऐसे जा रहा है, अच्छा ये है V2, और ये तो दिख भी रहा है आपको, इसमें जो वेव वेलोसिटी V2 इसमें है V1, ठीक है। और आपको दिख भी रहा है कि μ2 जो है, मान लो ये μ2 है और इसका ये μ1 है, मास लीनियर मास डेंसिटी, एंड इट इज μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है। देन इट इज क्लियर कि V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। तो इसमें वेव कैसे निकलेगा तो देख लीजिए, इस केस में ये नोट में लिख लीजिएगा नीचे में। तो इस केस में आप ध्यान से देखिए, इसी जगह पे देखिए AR और AT का वैल्यू ये है। AT तो हमेशा का हमेशा पॉजिटिव होने वाला, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ये V1 ग्रेटर हो गया V2 से, तो आपका AT तो पॉजिटिव होगा ही होगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बट AR निगेटिव हो जाएगा। देखिए V1 बड़ा है V2 से, तो ये टर्म बड़ा हो गया इससे, तो आंसर तो माइनस में आने वाला है। तो माइनस में आने का मतलब क्या है कि ये जो वेव है वो रिफ्लेक्शन के बाद रिटर्न होगा। देखिए इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, ये वैसा ही जाता है, ये ऐसे निकल जाएगा। ये AT ट्रांसमिटेड, लेकिन ये जो बेटा निकलेगा वो कुछ ऐसा निकलेगा, इसमें फेज चेंज आ जाएगा। दिस क्यों माइनस आ गया ना, उधर ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो वहां माइनस आ गया, मतलब क्या है, ये ऐसा हो जाएगा नीचे की तरफ, है ना। और ये इधर की तरफ V1 से, और ये इधर की तरफ V2 से, ये केस में। तो एक बात यहां भी समझ में आता है कि व्हेन अ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, पतले से मोटे वाले में जाता है तो ट्रांसमिटेड वेव का फेज तो वही रहता है, बट इन रेयरर मीडियम फॉर रिफ्लेक्टेड वेव देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई। देखो अगर एम्पलीट्यूड ऐसा है और अगर ऐसा हो जाए तो कितने का चेंज आ गया, पाई का। देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई। तो रेयरर से डेंसर की तरफ जब वो जाएगा तो उसको तो देगा, जो देगा वो तो देगा ही देगा, वो तो सीधा निकल जाएगा, बट जो खुद में आएगा वो पलट के आएगा। एंड द इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस, यू कैन सी हियर। तो ये बातें ध्यान रखनी चाहिए हमको अब कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये टर्म बार बार आएगा आपको ऐसे सिचुएशंस में, बाद में भी बहुत सारे काम आएंगे, पर इसको लिख लीजिए आप। अब इसको समराइज करेंगे थोड़ा। ओके चलिए इसको समराइज करते हैं। जनरलाइज वे में लिखते हैं, व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव, अच्छा स्ट्रिंग में तो ट्रांसवर्स वेव भी होता है ना, इसमें कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। जनरल वे में लिख रहे हैं, व्हेन ट्रांसवर्स वेव मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम
देन अच्छा एक चीज, ओहो एक चीज छूट गया, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए इसको रुक जाइए, इसको मत लिखिए, पहले यहाँ देख लीजिए। मुझे एक उसका वेव इक्वेशन भी लिखा देना चाहिए था, लिख लीजिए उसका। दिस इज 80 और ये जो लौटा है वो ऐसे लौटा है, दिस इज AR, है ना। मैं आपसे पूछूं इसका वेव इक्वेशन क्या होगा, ये पिछले वाले के केस में है, पिछले वाले केस में ही लिखिएगा, जगह है वहां लिख लीजिए, ठीक है ना। तो AI का तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लिख सकते हैं। अगर यहां देखा जाए AI जो ऐसे गुजरा था, AI लिख सकते हैं, दिस इज AI। इसका वेव इक्वेशन क्या था, तो YI AI साइन KX माइनस ओमेगा टी। इसका क्या हो जाएगा, YT AT साइन KX माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ठीक सर, कोई दिक्कत? ये बेसिकली K2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेमडा बदलेगा ना, इसमें पहले वाले केस में ये K2 हो जाएगा, और उसमें भी आप K2 कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप बेसिकली देखो तो ये K1 है, K दोनों के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि K क्या होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, और लेमडा दोनों में अलग अलग मीडियम है, तो लेमडा अलग अलग होगा, ठीक है, उसके लिए K अलग अलग हो जाएगा। खैर, और इसका क्या हो जाएगा, YR इज इक्वल टू AR साइन K1 X प्लस ओमेगा टी, और कितने का फेज चेंज है यहाँ से, पाई, दैट इज प्लस पाई। ये इक्वेशन वेव इक्वेशन है, ठीक है। तो सिमिलरली वही बात है कि अगर AI V1 और V2 दिया हुआ है तो आप उसका AR AT निकाल सकते हो, और उसके वेव इक्वेशंस भी करस्पॉन्डिंगली निकाल सकते हो, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए इसको। ओके, अब लिखेंगे ये वाला। सो कंटिन्यू करते हैं। सो व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन ट्रांसमिटेड वेव विल नॉट हैव एनी फेज चेंज, but and a reflected wave will also not get any phase change, ठीक है। फिर when wave moves from rarer to denser medium, then transmitted wave will not have any change, will not have any phase change, but a reflected wave has a phase change of पाई का फेज चेंज आ जाएगा। ये जनरल बातें हैं, लिख लीजिए। ट्रांसवर्स वेव के लिए ये सही है, लिख लीजिए। ओके, सो इतना रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके और भी केसेस हैं, स्पेशल केसेस भी है, तो देखेंगे बाद में। और एक और फिर उसके बाद टॉपिक बचेगा, दैट इज स्टैंडिंग वेव, ठीक है, तो वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।